उसकी आबादी 10% है, हमारी आबादी 90% है। हम कहते हैं हर प्रोग्राम में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनता है, शहादत मनता है। हम कहते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अरे जब 90 भाग हम हैं ही, तो फिर 10 वाला हम पर शासन कैसे कर लेता है? कारण है उसका कि जो 10% वाले हैं वो कुल्हाड़ी का काम करते हैं और उनके कुल्हाड़ी में 90% के कुछ ऐसे भविष्य हैं जो उस कुल्हाड़ी में जो वेद लगा हुआ है हमारे बहुजन समाज के लोगों का लगा हुआ है। अगर उस 10% वालों को मिटाना है, उस कुल्हाड़ी को निष्क्रिय करना है, तो सबसे पहले जो उस कुल्हाड़ी में 90% के लोगों का जो वेद लगा हुआ है उस वेद को मिटाना पड़ेगा। अगर आप उस वेद को मिटा देंगे तो कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वो कुल्हाड़ी किसी काम का नहीं है। और जब तक वेद को नहीं मिटाएंगे तब तक कुल्हाड़ी आपको काटता रहेगा और कहेगा कि भाई वेद तो आप ही करना है, वेद तो आप ही करना है। इस बात को समझना होगा। और मैं थोड़ा अपने पूर्वजों के इतिहास की तरफ जाता हूँ। आज भी हमारे समाज के जो लोग जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, समाज के लोगों को विभ्रमित करने का काम करते हैं, मनुवाद और पाखंडवाद की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट कह रहे हैं, किसी भी सभा में जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मैं राम का वंशज नहीं। हम कैसे राम का वंशज हैं? हमारे लोगों को सवाल करना चाहिए उस सभा से खड़ा होकर के, या पर स्पष्ट करो कि मैं कैसे राम का वंशज हूं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में यही लिखा हुआ है कि सीता जी को राम ने जंगल भेज दिया और जंगल में वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी रहने लगी। एक दिन सीता जी अपने बच्चे को नहाने के लिए वो साथ लेकर के चली गई नदी पर, और वाल्मीकि मुनि का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि बच्चा नहीं, तो उन्होंने एक कूस कबारा और बच्चा पैदा कर दिया। संभव है उससे बच्चा पैदा हो सकता है? वो भी कौन आदमी है? वाल्मीकि मुनि, जो रत्नाकर नाम का एक चोर है। एक चोर का इतना शब्द कहां से आ गया भाई? एक चोर कुश कबार कर कुश बंसी बना दिया और उसे कुश बंसी से कुशवाहा हो गया। ये क्या हुआ? जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बना, ये सारा खेल उसके बाद रचा गया, ताकि आपके लोगों ने 10 पीढ़ी शासन किया है भारत वर्ष पर, और सम्राट अशोक ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया और 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलाने का काम किया। उस भारत को इन लोगों ने खंड खंड में बांट दिया। और यही जो है, और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये एक ही बात ओबीसी एससी एसटी के दिमाग में डाल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, काउंटर नहीं कर पाते हैं। भाई साबित करो कैसे मुसलमान हमारा दुश्मन है। जब सावित्री बाई ने भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनी, तो उस पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था क्या? कोई मुसलमान था? तो कौन लोग थे? तो मेरा दुश्मन कौन हुआ? ओबीसी एससी एसटी के लोगों का दुश्मन कौन हुआ? और उसके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। मैंने बहुत सोचा कि भाई हम लोग तो शूद्र हैं, इतना समझ में आता है, लेकिन उन लोगों ने अपने भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित क्यों रखा?
क्या उन लोगों ने वंचित क्यों रखा? तो हमें मालूम हुआ कि ये ब्राह्मण यूरेशिया से आया है, यूरेशियन है, और ये जब वहां से आया तो केवल पुरुष आया है, उसके घर की भी महिलाएं भारतीय है। यही कारण है कि पूरे देश के महिलाओं को शिक्षा से बना। और उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा, महिला केवल भोग विलास की वस्तु है, और उसी प्रकार से उन लोगों ने यूज किया। लेकिन जब हमारे समाज में गौतम बुद्ध जैसे लोग, ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले जैसे लोग, कबीर दास जैसे लोग, संत रविदास जैसे लोग, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग जब पैदा हुए, तब उन लोगों को इस पाखंडवाद से कुछ छुटकारा मिला। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर उस समय, जिस समय गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अगर उस समय सम्राट अशोक का शासन नहीं होता तो गौतम बुद्ध को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले अगर आपको बुद्ध धर्म के बढ़ाना है, तो सबसे पहले किसी भी तरह ये जो 24 में चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में केंद्र में बैठे बुद्ध के विनाशक सरकार को, राजा बृहस्पति के हत्या करने वाली सरकार को, जगदेव बाबू के हत्यारे की सरकार को, जो केंद्र में बैठा हुआ है, सबसे पहले उस सरकार को मिटाने का जरूरत है। जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और हमारे लोगों ने तो शोषित और शोषक का, उन लोगों ने तो परिभाषा ही चेंज कर दिया। आज जो उनके चमचे बैठे हुए हैं, उस पर काशीराम जी ने एक चमचा जी किताब लिखा था, उसमें स्पष्ट लिखा था, हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहां बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिसको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो जीवन दलाली करने का काम करता है। ऐसे लोग उनके गोद में बैठकर कह रहे हैं कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इसका वो लोग काउंटर जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री 90 का है, राष्ट्रपति 90 का है, अधिकांशतः देश के राज्यों का मुख्यमंत्री 90 का है। तो जगदेव बाबू का तो सपना पूरा हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 90 का है, लेकिन 10% वालों का मानसिक गुलाम है, और ऐसे गुलामों से जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं हो सकता। न उनसे हो सकता है और न उनके वोट में बैठकर हमारे लोग जो 90% के लोग जो बैठकर गुलामी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, उनसे भी जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं हो सकता है। अगर जगदेव बाबू चाहते तो वो भी उन लोगों से समझौता कर करके बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन आज हमारे लोगों को झांसा दे दिया जाता है, अगला मुख्यमंत्री आप ही होइएगा, अगला मुख्यमंत्री आप होइएगा। अरे भाई कैसे होइएगा? चुनाव तो 24 का है, और 24 के चुनाव के बाद वो सत्ता में आ गया तो सांसद भवन में जो मनुस्मृति का प्रतीक लगाया है, अशोक चक्र के बगल में वो राजतंत्र का प्रतीक लगा दिया है। अगर वो 24 में आया तो उसको कुछ नहीं करना है, चक्र को हटा देगा और संविधान के जगह मनुस्मृति रख देगा। तो क्या 24 के बाद देश में कोई चुनाव होगा क्या? और जब चुनाव ही नहीं होगा तो बहुजन समाज के लोग जो पूरे देश में जो उनके वोट में बैठे हुए हैं, जिनको उसने झांसा दे रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री ओबीसी का होगा, दलित होगा, कुशवाहा होगा, तो कैसे होगा? जब 24 के बाद चुनाव नहीं होगा तो कैसे होगा? तो मैं
कहना चाहता हूँ कि पहले भाई 24 देख लीजिए आप लोग, 24 में मिटा दीजिए सब 90% के लोग एक होकर, फिर 25 हम देखेंगे, फिर 25 हम देख लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है 24 को मिटाना। और जो उनके वेद में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया, तो जवाब दीजिए कि देश का 90% के लोगों के पास 90% धन दौलत संपत्ति है क्या? 90% वालों के पास 90% मतलब शिक्षा में उनका व्यवस्था है क्या? 90% वाले को लोगों के पास 90% का रोजगार है क्या? नौकरी है क्या? अगर आप जनगणना करवाएंगे आर्थिक और जातीय दोनों, तो पता चलेगा कि देश का पूरे 90% संपत्ति 10% के लोगों के पास, और 10% जो संपत्ति है 90% में बांटा गया है। जगदेव बाबू का सपना लेकर नहीं था, जगदेव बाबू का सपना था कि धन धरती राजपाट में 90% का हिस्सेदारी चाहिए। मतलब 100 अगर आईएएस पैदा होता है तो उसमें 90 ओबीसी एससी एसटी का आईएएस होना चाहिए। ये हुआ है क्या? अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री ने लाया है, उसके क्या है? पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। ये देश को 2500 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं। जिस समय गुरुकुल था और उस गुरुकुल में सिर्फ द्रोणाचार्य को पढ़ाने का अधिकार था और खास लोगों को पढ़ने का अधिकार था, उस युग में द्रोणाचार्य ने केवल एकलव्य का मुखा काटने का काम किया था। लेकिन इस युग का द्रोणाचार्य ने ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का पूरा हक काटने का काम किया है। ये समझने का जरूरत प्रयास नहीं। अगर नहीं समझेंगे, नई शिक्षा नीति क्लोजर एंड मर्जर जो लाया है, आपके देश में 45,000 डिग्री कॉलेज है, जिसको क्लोज और मर्ज कर करके 15,000 पर लाने का प्लान है। उसको ध्यान से देखिए आप लोग। और देश में खुलेंगे बड़े बड़े अडानी और अंबानी का यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ 10% वालों का बच्चों का एडमिशन होगा। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो लोग उनके बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो लेटरल एंट्री के द्वारा जो देश में जो संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, तो उस हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना क्या है? 400 लेटरल एंट्री के द्वारा संयुक्त सचिव देश में बनाया गया। उस 400 में संयुक्त सचिव में एक भी ओबीसी एससी एसटी के व्यक्ति नहीं है, टोटल 10% वाले हैं। तो जिस व्यवस्था में हमारा कोई जगह ही नहीं है, उस व्यवस्था की तरफ हम क्या बढ़ेंगे? बहुत गंभीर समस्या है। 24 मैं आप लोगों से मैं यही कहने आया हूँ, किसी तरह से 24 बचा लीजिए, नहीं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी के आंखों में आंख डालकर बात करने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें दिग्भ्रमित करने के लिए हमारे बीच हमारे ही लोग आएंगे, लेकिन वो केवल एक होगा और उससे कुल्हाड़ी भारत सरकार का होगा। अगर आप उनका बात मानेंगे तो आप कटने के लिए भी तैयार रहिएगा। वो कुल्हाड़ी, क्योंकि उससे केवल वेट आपका होगा, लेकिन कुल्हाड़ी उसका होगा और चलाने वाला उसी का आदमी होगा जो संयुक्त सचिव के पद पर बैठा हुआ। अब मंत्रालय में ही देख लीजिए इतने एससी एसटी ओबीसी के लोग किसी भी मंत्रालय में है। 90% हर मंत्रालय में ब्राह्मण पदाधिकारी है, 90%। और कहते हैं लोग कि जगदेव बाबू का
जगदेव बाबू का तभी सपना पूरा होगा जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी, समाजवादी, बुद्धवादी जब तक नहीं बैठेगा तब तक जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं होगा। जब तक समझौता करने वाला व्यक्ति कुर्सी के लिए अगर एक नंबर चेयर पर बैठेगा, कुर्सी का लालच रहेगा कि अगर मैंने अम्बेडकर के रास्ते पर चला कि तो मेरा सरकार गिर जाएगा, ये अगर दिल में डर रहेगा तब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपनों का भारत नहीं बनेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को ये लड़ाई अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये लड़ाई जो 24 का है, नेताओं से नहीं जीता जाएगा। इस लड़ाई को बहुजन समाज के लोग, आम पब्लिक को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि जब तक देश के बहुजनों ने कोई लड़ाई अपने हाथ में लिया है तो विजय हुआ है। मिशन एक होना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस के गठबंधन के लोगों को हराना है, चाहे सामने वाला जो भी हो। मिशन एक। और ये लड़ाई जनता को ही लड़ना पड़ेगा। आप देखे होंगे जब 30 पॉइंट रोस्टर लाया गया था, जिसके तहत देश के किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते और एससी एसटी एक्ट में बदलाव किया गया था, उस समय कौन नेता लड़ाई लड़ने का काम किया था? किसी ने किया था? एक नेता का नाम बताइए। दोनों जो कानून लाया गया था, कोई नेता लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई को ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने अपने हाथ में लिया और सड़क पर उतर दिया। नतीजा 56 सीने वाले को झुकना पड़ा और दोनों कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह 24 की लड़ाई को आप सब लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सब लोगों को बूथ अम्बेडकर जगदेव करना पड़ेगा, तब हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आज बहुत देश का स्थिति जो है दयनीय है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हमें संदेह है कि आज हम जो सभा कर रहे हैं 24 के बाद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का यही स्थिति है कि सरकार के विरोध में अगर कोई भी कुछ बोलता है, कोई न कोई धारा लगाकर उसको जेल में डालने का काम किया जाता है ना। तो हम 24 हमें देखना है। अगर 24 नहीं देखे तो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग यानी बहुजन समाज के लोग 24 के बाद पूरी तरह 2500 वर्ष पीछे चले जाएंगे और मनुस्मृति देश में लागू हो जाएगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करके जाता हूँ कि आप यहाँ जो आए हैं इस बात को गांव-गांव में लेकर जाना होगा, हर घर में जाना होगा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य खतरे में है। उस खतरे से अवगत कराना होगा, तब हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जय बुद्ध, जय भीम, जय जगत।